मैं ऋषि आज की जीके में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन इतिहास के वो सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा आज का हमारा वो रहेगा कि महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। तो बहुधान्यक का अर्थ क्या है, ये चीज पूछी गई थी। तो इसका जो मतलब रहेगा वो रहेगा अत्यधिक समृद्ध भूमि। इसका मतलब बहुधान्यक का क्या मतलब है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। महाभारत काल से ही हरियाणा को भरपूर अनाज यही यानी बहुधान्यक या और विशाल धन यानी बहुधना की भूमि के रूप में जाना जाता है। प्राणनाथ चोपड़ा के अनुसार हरियाणा का नाम अभिरायाणा, अहिरयाणा, हिरियाना या हरियाणा से मिला है। हरियाणा का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसी भूमि पर महाभारत की रचना संत वेद व्यास ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर कुरुक्षेत्र में की थी और यहीं पर भगवान कृष्ण ने महाभारत के महाकाव्य युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन को कर्तव्य का सुसमाचार सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में योद्धागण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो साथियों, उसने प्रयोग किया आयुध जीवी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा मुख्य गणराज्यों में विभाजित था। इन्हीं गणराज्यों में सबसे प्रमुख था योद्धे गणराज्य। योद्धे शब्द की उत्पत्ति योद्धा से हुई है, जिसकी पुष्टि जूनागढ़ यानी गुजरात से प्राप्त अभिलेख से हुई है। इस गणराज्य के लिए पाणिनि ऋषि ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में आयुध जीवी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है शास्त्रों पर निर्वाह करने वाला। राजधानी औरंगाबाद थी, जो कि भिवानी में पड़ रहा है। पूजनीय देवता भगवान कार्तिकेय और प्रतीक चिन्ह मोर था। युद्धों की शक्ति का अंत करने का श्रेय गुप्त शासक समुद्रगुप्त को जाता है। टोहाना का नाम तो साल्या था और इसी बात की जानकारी हमें निम्नलिखित में से किस पुस्तक से मिलती है? तो इस टोहाना का नाम तो साल्या था, इस की जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है। अष्टाध्यायी है वो महर्षि पाणिनि द्वारा संस्कृत में लिखी गई 8 अध्यायों वाली पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक में ऐतिहासिक कस्बे टोहाना का नाम तो साल्या बताया गया है। टोहाना को हरियाणा में नहरों का नगर भी कहा जाता है। टोहाना में बना हुआ प्राचीन किला अपने ऊपर हुए 38 बार आक्रमण के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? तो अध्याय 11 में जो कृष्ण है उसका दिव्य रूप दर्शाया गया है। गीता पवित्र पुस्तक महाभारत नामक ग्रंथ से ली गई है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें से 11वें अध्याय के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप के दर्शन के रूप में अपने को प्रत्यक्ष किया है। गीता में कुल श्लोकों की संख्या 700 है और गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। निम्न में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से पता चलता है कि गुरुग्राम का धनकोट गांव कुरुक्षेत्र का समकालीन रहा है? तो ये मिलता है हमें मंजिमा निकाय में। क्या मिलता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ से ये पता चलता है कि गुरुग्राम का जो धनकोट गांव है वो कुरुक्षेत्र का समकालीन है। कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ है? वो मंजिमा निकाय है। हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले 2 मुख्य बौद्ध धर्म ग्रंथ है दिव्यावदान व मंजिमा निकाय है। मंजिमा निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध द्वारा गुरुग्राम के धनकोट गांव में रक्तपात नामक शिष्य को उपदेश दिया गया था। धनकोट गांव कुरुक्षेत्र का समकालीन रहा है। हरियाणा में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख केंद्र रहे हैं, रोहतक व अग्रोहा। बौद्ध धर्म ग्रंथ मंजुम श्री मुल्कल्प में हरियाणा को थानेश्वर का वर्णन और थानेश्वर में रहने वाले वैश्य लोगों का भी वर्णन किया गया है।
और चुलब्बम नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार अग्रोहा है वो हरियाणा में बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र रहा है। और महात्मा बुद्ध की हरियाणवी जो यात्राओं हैं, हरियाणा की जो इतनी भी यात्रा की है महात्मा बुद्ध ने, उसकी जानकारी है वो पंचम सूदनी नामक बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, महाभारत काल में गाय व घोड़ों की सबसे ज्यादा संख्या वाला क्षेत्र कौन सा था? तो गाय व घोड़ों की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला था रोहतक। हरियाणा के रोहतक का वर्णन महाभारत काल के नकुल दिग्विजयम नामक ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार रोहतक क्षेत्र में गाय और घोड़ों की संख्या महाभारत काल में सबसे ज्यादा थी। भगवान कार्तिकेय की पूजा करने वाले रोहतक क्षेत्र के लोगों के साथ नकुल को युद्ध का सामना करना पड़ा था और नकुल रोहतक क्षेत्र को जीत कर पश्चिमी हरियाणा की ओर आगे बढ़े थे। पेहवा यानी जो कुरुक्षेत्र में आता है से प्राप्त मिहिर भोज और महेंद्रपाल के अभिलेख के अनुसार प्राचीन समय में भारत में घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के अग्रोहा के टीले का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो जो हरियाणा का जो अग्रोहा टीला है उसका उत्खनन श्री H.L. श्रीवास्तव के द्वारा किया गया था। अग्रोहा के टीले को स्थानीय भाषा में थेर भी कहा जाता है। अग्रोहा की साइट को पारंपरिक रूप से अग्रवाल समुदाय के महान राजा महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। इस स्थल की खुदाई 1888 से 89 में रोजर्स द्वारा की गई थी और 1938 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगभग 3.65 मीटर की गहराई तक H.L. श्रीवास्तव द्वारा फिर से खुदाई की गई थी। 1978-84 में हरियाणा सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के श्री P.K. शरण और श्री J.S. खत्री द्वारा इस स्थल की दोबारा से खुदाई की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 8, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य में अपना विजय अभियान शुरू किया गया था? तो सुदास, कुरु, भरत और दशरथ इनमें से कौन सा रहेगा? भारतवंशी शासक की बात की है इन्होंने, तो जो हमारे पास इसका जो आंसर है वो है राजा सुदास। तो सम्राट भारत के समय में राजा हस्ती हुए जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बना दी। राजा सुदास का संचरण से युद्ध हुआ जिसे कुछ विद्वान ऋग्वेद में वर्णित 10 राज युद्ध से जानते हैं। और राजा कुरु के नाम पर ही सरस्वती नदी के निकट का जो राज्य था वो कुरुक्षेत्र कहा गया उसको। और पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र की जो सीमा है 48 कोस बताई जाती है। बनावली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? तो साथियों बनावली है फतेहाबाद में। बनावली नामक हड़प्पा कालीन स्थल सरस्वती नदी की सहायक रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ था। वर्तमान में गांव हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गग्गर नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले हैं। इस हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई सर्वप्रथम 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। और इस हड़प्पा कालीन स्थल पर की गई खुदाई से अर्ध जले जूते हुए खेत, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, मिट्टी से बने हुए हल की आकृति और खिलौने प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई हैं, ये बताना है। तो करनाल से नहीं प्राप्त हुई, पलवल, बादस, हाथीन से प्राप्त हुई हैं। हरियाणा में यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां जो पलवल, बादस, हाथीन इन तीनों जगह से प्राप्त हुई हैं, वह फरीदाबाद से भी मिली है। और इन मूर्तियों को हरियाणा से प्राप्त सभी प्राचीन मूर्तियों कहा गया है। हरियाणा से प्राप्त इन मूर्तियों का रंग लाल है। 11 क्वेश्चन है, चोपड़ की बिसात के नमूने की सड़कें हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित स्थल और खुदाई के दौरान प्राप्त हुई? चोपड़ की बिसात के नमूने की सड़कें ये बताना है।
कहाँ से प्राप्त हुई हैं ये? तो साथियों ये प्राप्त हुई है मिथाथल भिवानी से। यह हड़प्पा कालीन स्थल वर्तमान में हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। मिथाथल पुरास्थल पर 2 टीले भी स्थित हैं। मिथाथल का पुरास्थल उस वक्त प्रकाश में आया जब वर्ष 1915-16 में गुप्त सिक्कों का एक संग्रह यहाँ प्राप्त हुआ। 1965 में मिथाथल से तांबे के 2 हारपून तथा टीले के पास से ही नहर खोदते समय 13 रिंग भी प्राप्त हुए हैं। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 1968 में इस स्थल का उत्खनन प्रारंभ किया गया और इस खुदाई में योजनाबद्ध नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिथाथल पुरातात्विक स्थल में घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था और मिथाथल से प्राप्त ईंटें कालीभंगा यानी राजस्थान से प्राप्त हुई ईंटों के ही समान है। विचित्र पशु की आकृति हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है? तो ये हुई है बनावली से। पशु की जो आकृति है वो प्राप्त हुई है। तो बनावली नामक हड़प्पा कालीन स्थल सरस्वती नदी की सहायक रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ था। वर्तमान में यह गांव हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और इस हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई सर्वप्रथम 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा कालीन स्थल पर की गई खुदाई से अजले जूते हुए खेत, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, मिट्टी से बना हुआ हल की आकृति का खिलौना भी प्राप्त हुआ है। दोबारा से जान लेते हैं कि जो बनावली है वो एक हड़प्पा कालीन स्थल है जिसकी खुदाई 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी और जब इसकी खुदाई हुई तो वहां से अजले जौ मिले हैं, जूते हुए खेत, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, मिट्टी से बना हुआ हल आदि मिले हैं। बाणू हरियाणा कैथल जिले के दक्षिण में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 1970 में इस स्थल की खुदाई डॉक्टर सूरजभान तथा अमेरिकन पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर जिम ने रैफर द्वारा की गई थी। इस क्षेत्र में लहसुन और हड़प्पा से पूर्व की संस्कृतियों के भी प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तीसरी और चौथी शताब्दी के 2 अभिलेख हरियाणा के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? पेवा से या तोसाम से या करनाल से या आंसी से? तो ये प्राप्त हुए हमें तोसाम से जो कि भिवानी में पड़ता है। तीसरी और चौथी सदी के 2 अभिलेख तोसाम भिवानी से प्राप्त हुए हैं जो विष्णु भगत आचार्य शोभ यात्रा द्वारा निर्मित तालाब की जानकारी प्रदान करते हैं। पेहवा से 9वीं सदी के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। खरोष्टी लिपि में लिखा गया कि अभिलेख करनाल से प्राप्त हुआ है जिसमें तालाब के निर्माण की जानकारी दी गई है। हंसी से पृथ्वीराज द्वितीय के समय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक के माध्यम से हरियाणा के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो वो है सभी, अष्टाध्यायी, हरचरित्र और राजतरंगिणी। ये तीनों पुस्तकें हैं जिनसे हरियाणा के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी में हरियाणा के कई प्राचीन क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में पानीपत का नाम पांडवप्रस्थ, सोनीपत को सोनप्रस्थ व पेहवा को पृथुदक, सफिदों को सर्फदमन और कैथल को कपिस्थल, हिसार को ईशुकार, फतेहाबाद को इंकदार, सिरसा को सैरिशकम आदि नामों से दर्शाया गया है। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक हरचरित्र में हरियाणा क्षेत्र को श्रीकंठ जनपद नाम से दर्शाया गया है जिसकी राजधानी थानेसर बताई गई है। कश्मीर के कवि इतिहासकार कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में भी हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने यहाँ के राजा को हराकर यमुना से कालका तक का प्रदेश अपने अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है
4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो राखीगढ़ी है जो भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है, जो प्राचीन समय में गग्गर हकरा नदी के किनारे स्थित था। अब राखीगढ़ी की सर्वप्रथम सफलतम खुदाई का श्रेय है 1997-99 में डॉक्टर अमरिंदर नाथ दत्त को कहा जाता है। सर्वप्रथम इस हड़प्पा कालीन स्थल की खोज डॉक्टर सूरजबान द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध इतिहासकार एम फड़के के अनुसार इसे पूर्वी हड़प्पा की राजधानी बताया गया है राखीगढ़ी को। खुदाई के दौरान राखीगढ़ी से बड़ी संख्या में मृत भांड और कंकाल प्राप्त हुए हैं। 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण इसी स्थल से प्राप्त हुआ है। नर और मादा कंकाल मिले हैं। सती प्रथा का प्रमाण मिला है। सोने की फैक्ट्री का प्रमाण भी मिला है। प्रेमी जोड़े का कंकाल यहीं से राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा इस हड़प्पा कालीन स्थल पर शोध कार्य भी शुरू किया गया था और हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार बसंत सिंधे द्वारा भी यहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया है। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल दक्ष खेड़ा फरमाना जो महम तहसील रोहतक जिले में स्थित है को माना जाता है। यहाँ से स्थायी कमरों की नींव वाला मकान और लोगों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाए जाने का प्रमाण भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, 1398 ईस्वी में शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया था? तो वो फतेहाबाद, सिरसा, हिसार तीनों पर किया था। 1398 में तैमूर ने हमला किया था हरियाणा के इस स्थानों पर, फतेहाबाद पर, सिरसा पर और हिसार पर। अब जो तैमूर लंग था वो अफगानिस्तान के समरकंद से संबंध रखता था। तैमूर लंग ने जब 1398 में भारत या हरियाणा पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था और बाबर तैमूर लंग व चंगेज खां का वंशज था। तैमूर लंग सबसे पहले दीपालपुर यानी पंजाब, समाना, बटनेर यानी जो वर्तमान हनुमानगढ़ है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, टोहाना, कैथल असंध होते हुए दिसंबर 1398 में पानीपत पहुंचा। वह बाद में दिल्ली पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई है? योद्धा गणराज्य या बहुधान्यक प्रदेश या मत्स्य प्रदेश या फिर गण प्रदेश? तो इसका आंसर रहेगा बहुधान्यक प्रदेश। योद्धा काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश नाम की संज्ञा दी गई थी। पूरी डिटेल जान लेते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा मुख्यतः 4 बड़े गणराज्यों में विभाजित था, जिनमें सबसे मुख्य गणराज्य योद्धा गणराज्य होता था। योद्धा गणराज्य का नाम योद्धा के कारण हुआ और इस गणराज्य में हरियाणा क्षेत्र को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था और बहुधान्यक का अर्थ होता था बहुत सारा अनाज। मौर्य साम्राज्य के बाद हरियाणा में योद्धा यानी युधिष्ठिर के पुत्र का गण अस्तित्व में आया और उसके बाद योद्धा और कुनिंदों ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। योद्धा कालीन सांचे खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। योद्धा कालीन योद्धा गण का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में भी मिलता है और ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे था और मनुस्मृति में हरियाणा का नाम ब्रह्माव्रत बताया गया है। महापुराण में हरियाणा का वर्णन हरियाणाऊ नाम से मिलता है। 18 हरियाणा में क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? तो राजा जनमेजय का जो संबंध है वो सफिद्दों स्थान से है। राजा जनमेजय का संबंध है सफिद्दों जो कि जींद में पड़ता है वहां से रहा है और इसी जगह राजा जनमेजय ने अपने पिता की मृत्यु का भी बदला तक्ष नामक नाग से लेने के लिए उसके खात्मा हेतु महान यज्ञ का
आयोजन करवाया था। राजा जनमेजय के पिता का नाम परीक्षित था, जिनकी पहली राजधानी हस्तिनापुर और दूसरी राजधानी असंध यानी करनाल में थी। परीक्षित है जो अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे। ये जो श्रृंखला अब इस टाइप से है कि महाभारत में अपने अर्जुन को देखा होगा, उसका पुत्र भी देखा होगा अभिमन्यु, जिसको एक चक्रव्यूह के में फंसाकर मार दिया था, ठीक है, कौरवों ने, और उसी का पुत्र हुआ परीक्षित, और परीक्षित का भी पुत्र हुआ फिर जन्मेजय। इस तरीके से ये वंश जो श्रृंखला है वो चली आ रही है। उसके बाद परीक्षित के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है, और सिद्धों का नाम पुराना नाम है जो सर्पदमन, झज्जर का पुराना नाम ये दिख नहीं रहा भाई, जींद का पुराना नाम जयंतपुरी और जगाधरी का पुराना नाम युगंधर था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद निम्न में से किस झील का नमो उल्लेख हुआ है? इसमें हुआ है ब्रह्म सरोवर का। अलबरूनी की जो प्राचीन पुस्तक है किताब उल हिंद, अलबरूनी ने प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक ए हिंद लेखन कार्य किया इस पर, और इस पुस्तक को किताब उल हिंद व किताब ए तहकीक से नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारतीय धर्म और दर्शन से सीधा संपर्क किया गया है। इसमें जो भारतीय धर्म और दर्शन है, इससे ना सभी जो भी तथ्य हैं उनकी जानकारी हमें मिलती है, और अलग अलग तथ्यों का वर्णन भी किया गया है। इस पुस्तक में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का भी वर्णन किया गया है, और कैथल का नाम कवितल बताया गया है। कर्ण झील करनाल में स्थित है, जिसे चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है। इसी के किनारे खड़े होकर राजा कर्ण गरीबों को सोना और चांदी दान करने का काम किया करते थे। हाथनी कुंड यमुनानगर में यमुना नदी पर 1996-99 में जो बनाया गया बैराज है, जिसे मछुआरों का स्वर्ग स्थान भी कहा जाता है। सन्निहित झील कुरुक्षेत्र में स्थित है, जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। इस झील में स्नान करने से दुख और भटकती आत्मा को शांति मिलती है। सम्राट हर्षवर्धन के क्वेश्चन नंबर 20 है, सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? तो वो है पुष्यभूति। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित थानेश्वर मंदिर का निर्माण वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति द्वारा करवाया गया था। 1014 ईस्वी में मंदिर पर महमूद गजनी द्वारा आक्रमण करके इसको नुकसान पहुंचाया गया, और बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा सदाशिव राव द्वारा करवाया गया था। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही की थी। इस वंश का उदय हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। बाणभट्ट के अनुसार इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति शैव मत का अनुयायी था। इस वंश का इतिहास जानने हेतु बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प और महाकवि बाणभट्ट का हर्षचरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, बौद्ध ग्रंथ क्या है? मंजूम श्री मूलकल्प और महाकवि बाणभट्ट का हर्षचरित्र, इसके पूरी जानकारी हमें देता है। हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक लेखक बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। देखो, हर्षचरित्र जिसने लिखी, कादम्बरी जिसने लिखी और चंडी शतक, ये तीनों ही महाकाव्य किसने लिखे? बाणभट्ट ने। और वो हर्षवर्धन का क्या था? दरबारी कवि था। हर्ष से पूर्व साम्राज्य की राजधानी थानेसर थी। हर्ष ने इसे कन्नौज स्थानांतरित किया। मतलब हर्ष से पहले तो राजधानी थानेश्वर थी, पर इसने कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था हर्ष ने उसको। स्रोतों के अनुसार इस वंश के शासक थे जो रहे पुष्यभूति रहे, फिर नरवर्धन आया, उसके बाद राज्यवर्धन आया, फिर आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, फिर हर्षवर्धन थे। महाभारत काल में हरियाणा के कौन से युग की शुरुआत हुई थी?
तो महाभारत काल में कृषि युग की शुरुआत हुई थी। महाभारत काल से पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने पौराणिक कथा के अनुसार आदि रूपा माँ सरस्वती के 48 कोस के क्षेत्र को स्वयं अपने हाथों से खोद कर कृषि योग्य बनाया था। देखो क्या हुआ था, महाभारत काल से पूर्व मतलब महाभारत स्टार्ट होने से पूर्व की बात है, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उससे भी पहले की बात है। जो आर्यवंशी कुरु थे, उन्होंने पौराणिक कथा के अनुसार, जो उनकी कथा पढ़ी है उनके अनुसार आदि रूपा माँ सरस्वती को आदि रूपा कहा जाता था, उसके 48 कोस का जो एरिया था उसको स्वयं अपने हाथों से खोदा उन्होंने आर्यवंशियों ने और कृषि योग्य बना दिया। और इसी 48 कोस की इस भूमि का नाम आर्यवंशी कुरुओं के नाम पर कुरुक्षेत्र पड़ गया। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि रूपा के नाम से ही जाना जाता है और इसी काल से हरियाणा में कृषि युग का आरंभ माना जाता है। महाभारत का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 900 बीसी की ही कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। हरियाणा को महाभारत में बहुदैनिक के रूप में वर्णित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था? अभी हम पढ़कर आए हैं 900 ईस्वी पूर्व महाभारत का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था और यह युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुदैनिक प्रदेश की संज्ञा दी गई है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और यह युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तथा इसे शास्त्रों में 5वां वेद भी कहा जाता है। इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। महाभारत के रचयिता श्री ऋषि वेदव्यास जी थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर इस ग्रंथ की रचना की थी। महाभारत का लेखन कार्य श्री गणेश जी द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। पांडवों की ओर से लड़ने वाला एकमात्र कौरव युयुत्सु था। अब शंखों के जो नाद हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जो अर्जुन था वो देवदत्त था, कृष्ण था पांचजन्य था और युधिष्ठिर को अनंत विजय नाम दिया गया। नकुल, सुघोष, सहदेव, मणिपुष्पक, भीष्म, पौंड्रिक ये नाम थे इनके। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ व कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। उसके बाद अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव और अर्जुन का नाम कपिध्वज था। और जो अर्जुन को ये गांडीव धनुष है ये किसने दिया था, ये कमेंट में बताएं। आप बता ही देता हूं, अर्जुन को जो गांडीव धनुष है वो इंद्र ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है मृदबांड के लिए प्रसिद्ध है? तो जो इसमें ऑप्शन रहेगा वो हिसार रहेगा। हिसार है मृदबांड के लिए प्रसिद्ध है। मृदबांड के लिए हरियाणा का हिसार जिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन प्राप्त हुए हैं। मृदबांड का अर्थ होता है कि मिट्टी से बने हुए बड़े बर्तन। हिसार जिले में ही भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी भी स्थित है, जहां पर खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में यह मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सीसवाल अग्रोहा में भी खुदाई के दौरान ये बर्तन प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हिसार जिले के नारनौंद में खंड में स्थित है और मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का यह दूसरा बड़ा पुरास्थल है। राखीगढ़ी मोहनजोदड़ो के बाद आता है, दूसरा बड़ा स्थल है ये। यह ऋग्वैदिक दृश्यवती नदी के दाएं तट पर स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविद डॉक्टर अमरिंदर नाथ ने यहाँ सन 1997 में उत्खनन प्रारंभ किया था। पुरातत्ववेताओं ने राखीगढ़ी की को सीसवाल सभ्यता का प्रमुख केंद्र ठहराया है। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन काल में अग्र गणराज्य की राजधानी था? नौरंगाबाद, अग्रोहा, महेंद्रगढ़ या फिर अंबाला।
तो अग्र गणराज्य की राजधानी तो अग्रोहा ही हो सकती है साथियों। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अग्र गणराज्य के लोगों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था, जिसकी राजधानी उन्होंने अग्रोहा, जो कि हिसार में है, को बनाया गया। रोजर्स को सर्वप्रथम अग्र गणराज्य के 10 तांबे के सिक्के मिले, जिनमें से 9 सिक्के वर्तमान बरवाड़ा हिसार से मिले हैं, तथा एक सिक्का जो आजकल भारतीय संग्रहालय में है, उसका ठीक से पता नहीं है कि वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है। रोजर्स को पाए गए 9 सिक्कों को ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। सन 1938 में एच.एल. श्रीवास्तव द्वारा अग्रोहा पुरास्थल में उत्खनन के जाने पर अग्रगणकालीन 51 तांबे के सिक्के भी मिले थे। देखो, सन 1938 और 39 में एच.एल. श्रीवास्तव ने अग्रोहा पुरास्थल में उत्खनन किया था, जिसमें तांबे के 51 सिक्के मिले थे, और सिक्कों के अतिरिक्त अग्र गणराज्य का उल्लेख 5वीं सदी ईसा पूर्व पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में भी मिलता है। इससे स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह गणराज्य विद्यमान था। बौधायन के स्रोत सूत्र तथा पतंजलि के महाभाष्य में भी इस गण का उल्लेख हुआ है। योद्धा गणराज्य की राजधानी नौरंगाबाद, अर्जुनायन गणराज्य की राजधानी महेंद्रगढ़ और कुनिंद गणराज्य की राजधानी अंबाला थी। ये आपने याद रखना भाई, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि योद्धा गणराज्य की राजधानी पूछे तो आपने नौरंगाबाद बतानी है, और अर्जुनायन गणराज्य की राजधानी महेंद्रगढ़ और कुनिंद गणराज्य की राजधानी अंबाला थी। 25 है, भगवानपुरा का टीला हरियाणा के किस जिले से संबंधित है या कहाँ किस जिले में स्थित है? तो वो है कुरुक्षेत्र में। भगवानपुरा, जिसे भागपुरा के नाम से भी जाना जाता है, कुरुक्षेत्र जिले में ही स्थित है। यह सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है, दक्षिण किनारे पर है। जीपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था, और यहाँ के प्रमुख अवशेषों में सफेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां भी मिली हैं। प्रमुख टीले हैं यहाँ पे दौलतपुर का टीला, जो कि कुरुक्षेत्र में ही है। कर्ण का टीला मुर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र में है। विश्वामित्र का टीला पेवा कुरुक्षेत्र में है, और बाड़ू का टीला कैथल में है। नौरंगाबाद का टीला भिवानी में है। बनावली का टीला फतेहाबाद में है। कुणाल का टीला भी फतेहाबाद में है। फरमाना खास का टीला दक्षखेड़ा का टीला भी, जिसको नाम से जाना जाता है, महम रोहतक में है। फरमाना खास का टीला। मीठाथल का टीला भिवानी में है। अग्रोहा का टीला हिसार में। राखीगढ़ी का टीला हिसार में, और सीसवाल का टीला भी हिसार में है। महत्वपूर्ण टीले थे, हमने जानकारी प्राप्त की उनकी। तो गाइज, मैं बीच में आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने साथियों को। हरियाणा के अभी तक प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख में से कौन सा है? तो टोपरा अभिलेख है जो सबसे पुराना अभिलेख है। हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले अब तक 3 दर्जन से अधिक कुल 37 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन अभिलेख टोपरा स्तंभ लेख माना गया है। इस स्तंभ लेख को सम्राट अशोक द्वारा गिरनार पहाड़ी गुजरात से लेकर टोपरा गांव यमुनानगर में स्थापित करवाया गया था। इस स्तंभ लेख पर सबसे ज्यादा 7 राजाज्ञाएं अंकित पाई गई हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने 3 अभिलेख भी इस स्तंभ से ही प्राप्त हुए थे, विग्रहराज के, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा 14वीं सदी में इसे यहां से उखाड़ कर दिल्ली ले जाया गया। उसके बाद बहराखड़ी में लिखा गया अभिलेख शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त हुआ है, और खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख करनाल से भी प्राप्त हुआ है। स्थायी क्वेश्चन है, सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है थे पोलड की खुदाई का श्रेय किसे जाता है? तो ये है जो ये जाता है एच.एल. श्रीवास्तव को, इसका श्रेय जाता है। थे पोलड कैथल में स्थित गांव है। यह स्थल ऋग्वैदिक नदी सरस्वती के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। यह थे पोलड को, मतलब जो थे पोलड गांव है, ये रामायण कालीन गांव का दर्जा इसको प्राप्त है। ऐसी धारणा है
कि गांव का नाम पुलिस्टन से पड़ा है। पुलिस्टन मुनि रावण के नाना थे और उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। रावण का बचपन भी यहाँ बीता है। इस स्थल की खुदाई का श्रेय 1933-34 में एच.एल. श्रीवास्तव को जाता है। हरियाणा के प्राचीन स्थानों का सबसे पहले अन्वेषण वर्ष 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। कनिंघम के कार्य को वर्ष 1888-89 में आगे बढ़ाने का श्रेय रोजर्स को जाता है और हरियाणा में सर्वप्रथम खुदाई करने का श्रेय 1921-22 में डीवी स्नूपर को जाता है, जिन्होंने कर्ण के टीले यानी कुरुक्षेत्र की खुदाई करने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम जिले के धनकोट नामक गांव में रक्तपात नामक शिष्य को उपदेश दिया गया था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई एग्जाम के व्यू की दृष्टि से। तो ये है पंचम मंजिम निकाय, जो बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। उससे हमें प्राप्त होता है कि महात्मा बुद्ध द्वारा हरियाणा का गुरुग्राम जिला है उसका धनकोट गांव में रक्तपात नामक शिष्य को उपदेश दिया गया था। मंजिम निकाय एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है और इसी ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध द्वारा हरियाणा के धनकोट गांव जो कि गुरुग्राम में है में आकर रक्तपात नामक शिष्य को उपदेश दिया गया था। मंजुम श्री मूल कल्प ग्रंथ में इससे थानेश्वर में रहने वाले वैश्य लोगों के जीवन की भी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। पंच सूदनी ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की हरियाणा के कई स्थानों की यात्राओं के बारे में भी वर्णन मिलता है और दिव्यावदान ग्रंथ में हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार हरियाणा में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख केंद्र रोहतक और अग्रोहा थे। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभी लास्ट वाला है, जो दिव्यावदान ग्रंथ में हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है, ये तो ठीक है। और इसी ग्रंथ में दिव्यावदान में हरियाणा के अनुसार हरियाणा में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख केंद्र थे, जो रोहतक और अग्रोहा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर है 29 यानी 29, इनमें से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में हमें पता चलता है कि अग्रोहा है वो बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र होता था? ये मिलता है चुलबग से। चुलबग भी एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें हरियाणा के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी मिलती है और इसके अनुसार हरियाणा में स्थित बौद्ध धर्म स्थानों में सबसे शक्तिशाली स्थान अग्रोहा था। आज का लास्ट क्वेश्चन, हम 30 क्वेश्चन आज कवर करेंगे, लास्ट जो भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति निम्नलिखित में से किस भगवान के उपासक थे? तो वो थे भगवान शिव के उपासक। वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा मतलब भक्त था। गुप्त वंश के पतन के बाद, जैसे गुप्त वंश का पतन हुआ उसके बाद पुष्यभूति नामक सामंत द्वारा नए वंश की स्थापना की गई थी, जिसे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुष्यभूति ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। पुष्यभूति शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का, और भगवान शिव का जो उपासक था। थानेश्वर में भगवान शिव के नाम पर पुष्यभूति द्वारा स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिस पर 114 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा आक्रमण किया गया था और इस मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा सदाशिव राव भाऊ द्वारा करवाया गया था। तो साथियों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद।